सो हियर वी गो, वी स्टार्ट विद द न्यूज। सबसे पहली खबर जो आपके सामने आ रही है वो आ रही है गवि गंगाधरेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये टेम्पल न्यूज में क्यों है? ये जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी रिलेटेड है और हमारे कल्चर से भी रिलेटेड है। पहली बार 50 सालों में क्या हुआ है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं किस पर? ठीक है, डिड नॉट फॉल ऑन आइडल ऑफ संक्रांति डे। ठीक है जी, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको हम गविपुरम केव टेम्पल भी कहते हैं। ओके, लेट मी शो माय स्क्रीन टू यू पीपल so that you can understand the things in a better way. Just give me a minute, let me come up with all the news. हाँ जी, ये आपके सामने, ये देखिए। आज डेट है 19th। दिख रहा है जी आप सबको? अच्छी बात है, वाकई नहीं रहा। Can you see that? Anyhow, we can do it like this also. ठीक है जी, I hope you can see. ये देखिए, ये टेम्पल है जी, गवि गंधरेश्वर टेम्पल। पहली बार 50 सालों में ऐसा हुआ है कि सन्स रेज डिड नॉट फॉल ऑन आइडल ऑन संक्रांति डे। ठीक है जी, मकर संक्रांति का भी दिन आया। ठीक है, उसमें नंदी के सिंगों से जो लाइट निकल के, ठीक है, सूर्य की रोशनी जो पड़ती थी, ठीक है, शिवलिंग पर, वो पड़ी नहीं। 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। अब ये जो न्यूज में रहा है, इसके बारे में 4 बातें आपको पता रहनी चाहिए। इसी को हम गोविपुरम केव टेम्पल भी कहते हैं। ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। रॉक कट यानी जो रॉक्स को काट के बनाया जाता है। कहां पर है ये? बेंगलोर, कर्नाटका। मेनली पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि फेमस गवि गंधरेश्वर टेम्पल इज इन बेंगलोर, कर्नाटका। दूसरा, जो एसएससी कह लो या लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स कह लो, उसमें या फिर सिविल सर्विस में कैसे क्वेश्चन आएगा? गवि गंधेश्वर टेम्पल के बारे में 4 बातें लिख के बता दे कौन सी गलत है। ये किस भगवान के लिए है? शिव। पहली बात ये हो गई कि इसको, ये रॉक कट टेम्पल है। दूसरी बात हो गई ये शिव मंदिर है। और तीसरा, ये बेंगलोर में है, कर्नाटका। ओके, चले आगे। फिर कब बना था ये 16th सेंचुरी में कैंपे गौड़ा ने बनाया। ठीक है, अब जो लेटेस्ट पैटर्न है क्लैट का, सुन लो ध्यान से, ये अखबार में से निकाला है मैंने न्यूज़पेपर का एक न्यूज आइटम दे देंगे, उसके बारे में 5 क्वेश्चन आएंगे। और 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 तो ऐसा होगा जिसका आंसर ऊपर लिखे पैरा में होगा। बाकी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर ऊपर लिखे पैराग्राफ में नहीं होगा, वो रिलेटेड होगा। इसलिए इसको करना जरूरी है। इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स मेजर स्टोन डिस्क्स के लिए फेमस है। बाकी खुद घर जाके पढ़ोगे। और डिवोटीज कम इन मिड जनवरी एवरी ईयर ऑन मकर संक्रांति डे। मकर संक्रांति कब होती है महक? 14 तारीख, लोहड़ी के अगले दिन। ठीक है जी,
इसको गुजरात में क्या कहते हैं? गुजरात में क्या कहते हैं? हाँ, काइट फ्लाइंग तो करते हैं, पर उस त्योहार का नाम उत्तरायण, उत्तरायण, ठीक है जी। और दिस इज अ स्पेशल डे व्हेन द सन्स रेज फॉल ऑन द शिवलिंग फॉर 1 hour एज इट पासिस बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ द नंदी। क्लियर? लेकिन इस बार नहीं पड़ी। क्लियर? 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली न्यूज समझ में आ गई? अगली पर चले। अगली खबर इसके बारे में है। इंडियन आर्मी साइंस 20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद आइडिया फॉर्ज। ये आइडिया फॉर्ज है क्या? आजकल किस चीज का जमाना चल रहा है? ठीक है, ड्राइवर लेस ड्रोन। ठीक है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठता, ये बहुत हल्के होते हैं। यूएसए फर्स्ट कंट्री थी जिसने बड़े लेवल पर काम किया ड्रोन्स पर। अफगानिस्तान से तालिबान को खत्म किया बॉम्ब्स के द्वारा, लेकिन बॉम्ब गिराने कौन गया? ड्राइवरलेस प्लेन्स, पायलटलेस प्लेन्स। ठीक है, ड्रोन्स की मदद से किया। तो हम ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। 20 मिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडियन आर्मी का। ठीक है, किस कंपनी के साथ? आइडिया फॉर्ज। ठीक है जी। और हम ये नहीं बता रहे हैं अनडिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, कितने खरीदे नहीं बताना, ये सीक्रेट है। हाई ऑल्टीट्यूड वेरिएंट ऑफ स्विच यूएवी। स्विच यूएवी नाम है प्लेन का, ड्रोन हो गई है। ये हाई ऑल्टीट्यूड में काम करेंगे क्योंकि चाइना से पंगा चल रहा है और वहां पे तो -35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो इसलिए हाई ऑल्टीट्यूड में काम करने वाले चाहिए हमें। ठीक है, और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी की फुल फॉर्म अनमैन्ड एरियल व्हीकल। डायरेक्टली एब्रीवेशन का क्वेश्चन भी बनता है कि यूएवी एयरक्राफ्ट्स अभी न्यूज में थे, तो यू का मतलब अनमैन्ड, ए यानी कि एयर नहीं, एरियल, वी यानी व्हीकल, याद रहेगा। ठीक है जी। अगला, ओ सॉरी ज्यादा नीचे चला गया मैं। ठीक है जी। और ये इंडिजिनस सिस्टम है, यानी हमने खुद ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है आत्मनिर्भर भारत के चलते। अगली न्यूज आ रही है, सेक्शन 230 ऑफ द यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट। समझो, पोर्नोग्राफी के ऊपर लगाम लगाने के लिए जो लॉ बने थे, उसके तहत उसके प्रोविजंस को इस्तेमाल करते हुए ट्विटर हैंडल ऑफ ट्रंप हैज बीन टेकन बैक, विथड्रॉन, बंद कर दिया उसे। ठीक है, सीडीए 230 क्या है? ये सेक्शन 230 है ऑफ द कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, कि कम्युनिकेशंस में डिसेंसी मेंटेन करनी जरूरी है। क्लियर? तो सीडीए 230 इज अ फेडरल लॉ, इज अ फेडरल लॉ। देखिए, यूएसए एक ट्रूली फेडरल कंट्री है, इसलिए उसे हम सेंटर के बने लॉज को हम फेडरल लॉज कहते हैं। That prevents websites, blogs and forums from being held responsible for the speech of their users. ठीक है, CDA 230 उस कंपनी को बचाता है जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर इनडिसेंट बातें हुई है। मान लो व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने ग्रुप में पोर्नोग्राफी, फोटोज, इमेजेस, वीडियो भेज दिए, तो जिसने भेजे वो भी जिम्मेदार, उस ग्रुप का ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार, मगर व्हाट्सएप कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कौन बचाता है उसको? सीडीए 230। क्लियर? मगर सीडीए 230 में क्या पावर मिली हुई है? वो बंद कर सकता है, उस बंदे के अकाउंट को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। हाँ जी, यस, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आईटी एक्ट में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सिमिलर प्रोविजंस हैं। ठीक है जी। No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. ठीक है जी। ये आईआर का भी क्वेश्चन बनता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बनता है। ठीक है जी। ओके, ये लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआर दोनों में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटॉल, जो वहां की जहां पर लॉज बनते हैं, लेजिस्लेचर, संसद, पार्लियामेंट कह लो से, उसको घेर लिया, पथराव किया और कुछ लोग मर भी गए। ठीक है, वायलेंस हुई थी, तो इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ओके, और द इंसिडेंट स्पर्ड अ रिन्यूड डिबेट अबाउट सेक्शन 230। क्या ये सही है कि प्रेसिडेंट का हैंडल बंद कर देना? क्लियर? यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इकलौते
इकलौते यूएसए के वो प्रेसिडेंट 2 बार जिनको इम्पीचमेंट फेस करनी पड़ी, वोटिंग हो रही है उनको हटाने के बारे में। क्लियर? और ये एक्ट एक कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है, और हाँ ये लाइन मेन है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा कि विच लॉ परमिट्स टेक कंपनीज टू यूज देयर पावर्स एंड बैन द प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट प्लेस, वो है सीडी एक्ट सेक्शन 230, 1996 में पास हुआ था। और इस एक्ट का फंक्शन क्या है? गिविंग लीगल इम्यूनिटी टू इंटरनेट कंपनीज फॉर कंटेंट दैट इज शेयर्ड ऑन देयर वेबसाइट्स, कि उनकी वेबसाइट पर कुछ भी कंटेंट शेयर हो, वेबसाइट के मालिक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ओके? और ये एक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल पोर्नोग्राफी। ओके? अश्लील फिल्में, फोटोज। ओके? और बस इतना काफी, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। अगले पर चलते हैं। ये अगली न्यूज जो आ रही है वो है इंडिया होम टू बोथ स्पीशीज ऑफ रेड पांडा। आज तक हम जो हिमालय पर्वत में, खास करके ईस्ट में और साउथ में जो रेड पांडा पाया जाता है, ये वाला, ठीक है, हम क्या बस जो रेड पांडा बोलते थे। अब इसके जीन्स को स्टडी करने के बाद पता चला ये एक नहीं 2 तरह के जानवर हैं, और इनके दोनों के अलग नाम है दोनों रेड पांडा। ठीक है, एक है चाइनीज रेड पांडा और एक है हिमालयन रेड पांडा। ये अलग स्पीशी है और ये अलग स्पीशी है। ठीक है, ये दोनों सब स्पीशीज हैं बिग पांडा के। ठीक है जी। और जो सियांग नदी है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जी, अरुणाचल प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसके एक तरफ है चाइनीज पांडा और एक तरफ है हिमालयन पांडा? नदी का नाम है सियांग नदी। फिर दूसरा, सियांग नदी विच वॉज लिंक्ड विद पांडास, रेड पांडा, वो कौन सी स्टेट में बहती है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, चले आगे। पेपर में ये तरीका है क्लैट की तैयारी करने का, लॉ एंट्रेंस की तैयारी करने का, आईएएस की तैयारी करने का, सिविल सर्विसेज के सारे पेपर, डायनामिक जीएस बेस्ड पेपर ऐसे आएंगे। एक चीज के बारे में 4 क्वेश्चन, 4 बातें बता देंगे और ये बताओ इनकरेक्ट कौन सी है। क्लैट में पैराग्राफ देंगे, आंसर ढूंढना होगा, और न्यूज़पेपर का आइटम आएगा जैसे कि ये है। क्लियर? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है तैयारी करने का। ओके, और आगे चलते हैं। फिर इससे पहले तक रेड पांडा को मोनोटाइपिक समझा जाता था, एक ही चीज है, लेकिन अब पता चला इनके जेनेटिक मेकअप को स्टडी करने के बाद कि ये 2 तरह के हैं, एक चाइनीज और एक हिमालयन। ठीक है जी, चले आगे। और ये कहां से आ रही है खबरें? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन देख लो बस आप। ये जो रेड पांडा है ये मैमल स्पीशीज है जो हिमालय के ईस्ट में मिलेगा और साउथ वेस्ट चाइना में मिलेगा। ये एंडेंजर्ड है, ये IUCN की रेड लिस्ट में आता है। ठीक है जी। व्हाट इज IUCN? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज IUCN? एनीबॉडी? व्हाट इज IUCN? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कुदरत को कंजर्व करने के लिए। इसका लोगो देख लो। ठीक है, और ये फ्रांस में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। समझ में आया? ये देखो जी, यहाँ स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और बनी कहां पे थी? फ्रांस में। ओके, चले आगे। और ये इसका लोगो है IUCN। चले नेक्स्ट। और क्या कारण है कि ये खत्म होते जा रहे हैं? इनका हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, फिर शिकार, पोचिंग क्या है? शिकार, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको इंडियन लॉ के साथ कैसे जोड़ोगे? इसको इंडियन लॉज के साथ अगर मैं इसी टॉपिक को गहराई में कराना चाहूं तो कैसे जोड़ेंगे हम? बताओ जी, कहाँ लिखा है? इसकी जो हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड है, कहाँ लिखा है? वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हो चुका है जिसमें ये लिखा है। ये देखो जी, हमारे देश में 2 चीजें,
पार्ट 3 और पार्ट 4, जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ऐसे लिखते हैं वैसे 3 और 4, 3 को ऐसे लिखना है रोमन्स में, 4 को ऐसे लिखना है, ठीक है। और पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी लिखा हुआ है क्या, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ये देखो जी, वाइल्ड लाइफ, नाइनटीन 1972 में ये पास हुआ था, ठीक है। और 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो 48A है वो इसकी बात करता है। ये देखिए यहां आएगा, ये देख रहे हैं 48, ये दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि it is the duty of government to make laws for the protection of wildlife. They have given a list in the Wildlife Act itself. भारत में जो ये लॉ बना हुआ है इसी के अंदर एक लिस्ट दे रखी है कि कभी भी ऐसे किसी जानवर को पकड़ के अपने पास रखना या उसे मारना एक कानूनी अपराध है और किसके लिए क्या सजा है। स्नेक को मारा तो ये सजा है, स्नेक भी इसमें आता है, लेकिन जब खुद को बचाने के लिए अगर मार देते वो गलत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर किसी की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो खुद अपने प्रति है, अपनी जान बचाना, ठीक है जी। अब समझिए, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड ड्यूटीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं सीधा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराता होता हूँ, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैंने वाइल्ड लाइफ साइंस को जोड़ के आज ही कराने का मेरा मूड है, ठीक है जी। समझो, सबसे पहली चीज जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसकी जरूरत क्या है। पहले तो मेजॉरिटी दुनिया के जो देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ही नहीं, ठीक है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएसए भी है, ठीक है, जर्मनी है, फ्रांस है, वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। फयोल्स प्रिंसिपल्स कहते हैं, टेलर्स प्रिंसिपल्स कहते हैं, हर जगह पढ़ा होगा, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आपको अथॉरिटी यानी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं तो ऑल राइट्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। इस पर पेपर में 12 क्वेश्चन आया है, राइट्स हैव कोरिलेटेड ड्यूटीज। अगर हमारा राइट बनता है, म्यूजिक सुनने का राइट है, पंजाबी गाने मैंने पसंद है, पगड़े पाना मैं, पर ये भी ते मेरा ड्यूटी बनता है इन्नी तेज म्यूजिक ना लावा कि नाल का बंदा परेशान हो जाए, समझ आया। तो ऑल राइट्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ तब उसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट थी, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दैट कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 10 11 0 0 इज राइट आंसर। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं। इंदिरा गांधी ने ये काम किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया और कहा उसने लोकसभा में ये सबसे बड़ी गलती रही है, ये सबसे बड़ी गलती रही है मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाली गई। क्यों क्यों सुनो ध्यान से, ये बात है 1976 वो तो नहीं है मेन बात, असली बात है ना। तो 1971 में हमने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा एरिया छीन लिया, आजाद करा दिया, उसका नाम बांग्लादेश। इंडिया के इस तरफ भी पाकिस्तान, इस तरफ भी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान गरीब था, हमने कहा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वेस्ट पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, तुम डेवलपमेंट नहीं कर रहे तुम्हारी। तो वो कहते ठीक है हम आजादी लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसएफ वालों ने कहा धोती पहनो, कुर्ता पहनो, तारों से निकल जाओ, पहुंचो बांग्लादेश। पहुंच गए और बम फोड़ दिए और आजादी दिला दी किसको, बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान को बना दिया हमने बांग्लादेश। मिर्चे लगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कर दिया अटैक। जो बॉर्डर फिल्म बनी है ना सनी देओल वाली, तो दिल से आते हैं, वो उसी की बनी हुई है, ठीक है, लॉन्गोवाल पोस्ट, ठीक है। और फिर हम भी एक बार काफी कमजोर सिचुएशन में आ गए थे, उन्हें सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से, यूएसए ऐसे टैंक मिले उसके ऊपर बम फेंक दो तो कुछ नहीं होता। हमने रातों रात एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी
टैग मिसाइल वो मिसाइल को लेकर उसे आईओटी जो एंटी टैग माइंस मिसाइल माइंस एंटी टैग माइंस बनाए, ठीक है। और राजपूत रेजिमेंट ने ये अपने ऊपर बीड़ा लिया, एक एक टैंक उड़ाने के लिए एक राजपूत मरेगा। अपनी छाती में बांध बांध के जाकर टैंक नीचे ले गए, समझ में आया कि इतना वेट चाहिए था उस माइन को करने के लिए, टैंक उड़ा दिया, हम जीत गए हुआ। और हमें सपोर्ट कर रहा था कौन? यूएसएसआर। गाजी मूवी आई ना, गाजी अटैक, तो वो सबमरीन उन्हें भेज दी, हमारी सबमरीन गई, उनकी सबमरीन तोड़ दी हमने, गाजी। समझ में आया? तो यूएसए सपोर्ट में आ रहा था पाकिस्तान के, हमारे सपोर्ट में आ गए यूएसएसआर, समझ में आया? और यूएसए को पीछे होना था और हम जीत गए। हमारे जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ थी यूएसएसआर। और यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री, सभी सोशलिस्ट कंट्रीज बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं, इंपॉर्टेंस देती हैं ड्यूटीज को। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज। उन्होंने कहा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत बड़ी कमी है, तो हम यूएसएसआर को भी खुश करना चाहते हैं। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें डिटेल्ड लिस्ट दी हुई है, किसकी किसकी ड्यूटीज की। हमने जो आइडिया लिया वो कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया। कैसे लिया? इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के एक मंत्री स्वर्ण सिंह की ड्यूटी लगाई सरदार जी की कि आप बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने स्टडी किया यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, और यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लेकर हमने डाला इस यहाँ पर क्या क्या डाला? फंडामेंटल ड्यूटीज। और कितनी ड्यूटीज डाली? 10। ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे करवा दूंगा अभी के अभी, 10 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म। ठीक है, सुनो ध्यान से। फंडामेंटल ड्यूटीज जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तब कितनी थी? 0। कहां से आइडिया आया? लिखते जाओ। यूएसएसआर कब डाली गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर कौन सा था? 1976। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। इसके लिए एक न्यू आर्टिकल बनाया गया। आर्टिकल का नंबर बोलो। कैपिटल ए, 51A। 51 तो पहले से था, डीपीएसपी है वो तो। फिर इसके लिए एक न्यू पार्ट बनाया। कौन सा पार्ट बनाया? अभी बता के हटाऊं, 4A। और किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमिटी। और ये राज किस पार्टी का था उस समय? कांग्रेस पार्टी का था। ठीक है। और उन्होंने कंट्रोवर्शियल एक अमेंडमेंट की थी, 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर ही दो चीजें आई थी, 51A आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, और पार्ट बनाया गया पार्ट 4A। क्लियर? चले आगे। और बेसिक मॉडल कौन सा है? ऑल्दो वी टुक आइडिया फ्रॉम यूएसएसआर, लेकिन जो सबसे पहला देश जो कि फॉरेन ड्यूटीज लेकर आया था वो जापानीज मॉडल है। दिस इज कॉल्ड जापानीज मॉडल। उसके बाद सभी सोशलिस्ट कंट्रीज ने ड्यूटीज का चैप्टर यहाँ डाला था। आज की डेट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है प्रेजेंटली कितनी है? 11। ठीक है। पहले थी 0, डाली गई थी 10। जो 11th डाली गई, जो 11th फंड ड्यूटी ऐड हुई थी, ठीक है, उसका नंबर क्या है? 51, बड़ा ए छोटा के। क्या है लेटेस्ट? 13वां क्वेश्चन, क्या है लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी? नो, हर पेरेंट हर गार्डियन को एजुकेशनल फैसिलिटी देनी होगी। किसको देनी होगी? टू एवरी चाइल्ड और एवरी वार्ड हु इज बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years। ये कब ऐड हुई? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर कौन सा था? 2002। क्यों आई ये अमेंडमेंट? यूएनओ के कहने पर।
और इसमें सिर्फ यही नहीं आया था, 86th अमेंडमेंट में एक न्यू फंडामेंटल राइट क्रिएट हुआ था, कौन सा? 21A। वो क्या कहता है? वो कहता है 6 से 14 साल की उम्र का जो चाइल्ड है उसका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट बनता है। पर वो राइट पूरा नहीं हो पाएगा और पेरेंट्स उसको फैसिलिटी नहीं देंगे, इसलिए जरूरी हो गया। तो क्या सिर्फ 2 ही चेंज आए थे 86th अमेंडमेंट में? नहीं, एक और आया था। वो क्या आया था? कहते हैं डीपीएसपी भी चेंज हुआ था, आर्टिकल 45 चेंज हुआ था। आर्टिकल 45 पहले क्या था कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, 6 से 14 साल के उम्र का जो चाइल्ड है उसकी एजुकेशन की फैसिलिटीज उसको दे। मगर 6 से 14 तो राइट बना दिया। और देखो, 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अब फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, यानी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में जा सकते हैं पूरा नहीं हो रहा तो, पर डीपीएसपी को लेकर कोर्ट में जा नहीं सकते, तो डीपीएसपी को चेंज किया गया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और इसको 6 से 14 कम करे क्या कर दिया? क्या? अप टू 6। तो 86th अमेंडमेंट के 3 फैसेट्स थे। डीपीएसपी में ये चेंज कर दी। अब पहले 6 से 14 की ड्यूटी होती थी स्टेट की, बट नॉट जस्टिसेबल। अब 0 to 6 की ड्यूटी है स्टेट की, बट नॉट जस्टिसेबल। और 6 से 14 का राइट बन गया। ये मैं जब फॉलो राइट्स करूंगा तब डेप्थ में कराऊंगा, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं, ठीक है जी। और आगे आ जाओ 17th पॉइंट, ठीक है। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करता, क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? नॉट जस्टिसेबल। नॉट जस्टिसेबल, नॉट जस्टिसेबल का मतलब क्या है? नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। आप लॉ के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा नहीं करवा सकते। समझ में आया? और 19th पॉइंट, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई पूरी नहीं करता, फिर उसके पीछे सैंक्शन क्या है, सजा क्या है? सिर्फ 2, मॉरल ड्यूटी है, मॉरल सजा है बस, ठीक है। नॉट और एथिकल, मॉरल एंड एथिकल सजा है, और कोई नहीं। लीगल सजा, नो लीगल सैंक्शन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, यह 20। फिर कौन सी कमिटी बनी थी? ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये तो बच्चों वाली बातें थी जो अभी तक थी, ठीक है। कि एक कमिटी बनी थी ये बताने के लिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, हमने स्टेप्स क्या लिए हैं। समझ में आया? उस कमिटी का नाम है वर्मा कमिटी। पेपर में तो ये क्वेश्चन आते हैं कि वर्मा कमिटी किस लिए बनी? कि फंडामेंटल ड्यूटीज की एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए। और इसने एक लिस्ट दी, हमें बताया ये देखो ये लॉ बनाया, ये लॉ बनाया, ये लॉ बनाया। पर इस लिस्ट को जानने से पहले हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट को गो थ्रू होना चाहिए। वो है क्या? ये देखिए आपके सामने आ गई फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट। ये देखो जी, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में आगे बता दिया मैंने आपको सारा, ठीक है जी। ओके, ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 है। पहला, हमारे संविधान के हिसाब से चलना, पहले तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे आइडियल्स हैं उनको चेरिश करना, उनको फॉलो करना। देश की सॉवरेंटी, इस सॉवरेंटी क्या होता है? महक क्या होता है? गलत जवाब। साढ़े तो कोई राज नहीं करता, असी आप अपने राजा है बस। अंदरों भी बाहरों भी कोई बाहरी ताकत हम पर राज नहीं कर रही। अंदर से भी हम फ्री है, बाहर से भी फ्री है। दिस सॉवरेंटी, ठीक है। सह प्रभुता, ये हमारी सह प्रभुता, ठीक है जी। बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछो। यूनिटी, एकता, इंटेग्रिटी, अखंडता, ठीक है। और जब भी देश को हमारी सबसे जरूरत होगी हम देश को डिफेंड करेंगे, हम पहुंचेंगे और भाईचारे की भावना को बढ़ाएंगे, ठीक है जी। हार्मनी को प्रोटेक्ट करेंगे। जो ये सेक्शनल डाइवर्सिटीज है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये वो लड़ाइयां नहीं होने देंगे।
लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, रिलीजन के आधार पर, हम कई तरह के लोग हैं पर मिलके रहेंगे और डिग्निटी ऑफ वुमेन को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ हो। फिर हमारे देश की जो हेरिटेज है, ठीक है, उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, उसे वैल्यू करेंगे, उसे प्रिजर्व करेंगे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और साइंटिफिक टेम्पर इन ह्यूमनिज्म पैदा करेंगे। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ऐसा है तो क्यों है, आंख बंद करके रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने दिमाग लगाएंगे इसके पीछे सच्चाई क्या है, ठीक है, साइंटिफिकली सोचेंगे, ठीक है, और सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम सब मिलकर हम एक्सीलेंस अचीव करेंगे, स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ताकि हायर लेवल ऑफ एंडिवर और अचीवमेंट हमारे पास आए, ठीक है। साथ ही एजुकेशन फैसिलिटीज मिले हर 6-4 साल की उम्र के बच्चों, ये पेरेंट की, जो पेरेंट है उसकी ड्यूटी बनती है, ये 86th अमेंडमेंट में ये ऐड हुई थी, ठीक है जी। तो ये हमारी फर्स्ट ड्यूटीज है। अब वर्मा कमेटी क्या बोलती है वो देखो, वर्मा कमेटी ये आ गई आपके सामने, वर्मा कमेटी, सिग्निफिकेंस बाद में करेंगे, पहले वर्मा कमेटी देखते हैं। वर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशंस क्या है, पहले उन्होंने कहा कौन कौन से एक्ट, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल ऑनर एक्ट पास हुआ कि झंडे की इज्जत होनी चाहिए, नेशनल एंथम की इज्जत होनी चाहिए, तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए कौन सा लॉ बना हुआ है, नेशनल ऑनर एक्ट। और ये किस चीज की इज्जत, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत, नेशनल फ्लैग की इज्जत और नेशनल एंथम की इज्जत। क्लियर है, नोट करते जाना, कब पास हुआ, 1971। और फिर दंगे भड़काना, जैसे भी दिल्ली में दंगे हुए थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराना, ऐसा कोई ना करे, उसको लेकर आईपीसी है, और भी कई और ऐसे क्रिमिनल लॉज हैं जिसमें एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स पैदा करना बड़ा ऑफेंस है। क्लियर, ओके। फिर है सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, कि कास्ट और रिलीजन के खिलाफ ऑफेंसेस, जैसे कि तांडव, तांडव खबरों में है, तांडव, क्या खबर है तांडव की, कौन है तांडव में, सैफ अली खान, है ना। तांडव की क्या खबर है, बीजेपी पार्टी के नेता राम कमल या राम किशोर नाम है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है, ठीक है, मुंबई सरकार को भी लिखा और देश के डिफरेंट पार्ट्स में लिखा जा रहा है कि तांडव को रिलीज ना किया जाए, अमेजॉन प्राइम के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और तांडव के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें कई जगह पर भगवान को चैलेंज किया जा रहा है और ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहा है। वो कहते, अमिताभ बच्चन ने क्या किया था, मैं नहीं मानता तुम्हें, दीवार फिल्म में, मैं नहीं चलता तुम्हारी पौड़ियां, उसने तो भगवान को, भगवान शंकर को चैलेंज किया, तब तो कुछ नहीं बोले। समझ में, कितनी ही फिल्मों में बंदर सावन में भगवान मानते नहीं। जस्टिस मार्कंडेय कटजू ने कहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज है, कि मैं नहीं मानता गाय हमारी माता है, क्यों मानू, जानवर है, और मैं नॉनवेज खाता हूँ, और अगर मुझे कोई गाय का मीट भी देगा मैं खा लूंगा, फिर क्या हिंदू हो तो क्या हुआ, खा लूंगा, मैं नहीं मानता। रिलीजियस बिलीफ से साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, साइंस के हिसाब से चलो, क्या सच में माँ है तो क्यों मानूंगा। समझ में आया, हर किसी को अपनी सोच बताने का अधिकार है। पर ये वाला सिविल राइट्स एक्ट में धार्मिक भावनाओं को आहत करना एक ऑफेंस है, क्लियर। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल, जैसे हमने सिमी को बैन किया था, SIM, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक, ठीक है, मूवमेंट यूनियन को जैसा नाम था, ठीक है जी। तो सिमी एक स्टूडेंट यूनियन थी, मुस्लिम्स की थी, और ये टेररिस्ट के साथ जुड़ गई थी, तो इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर किया अंडर दिस, ठीक है। फिर RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस को क्राइम बताती है। फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये भी अपनी फॉरेस्ट ड्यूटी को पूरा करने के लिए हमने ये बनाया है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो ये फॉरेस्ट ड्यूटी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। समझ में आया, ओके। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो
उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, जनता पार्टी की सरकार आई थी 1976 में, जब इंदिरा गांधी ने फंड ड्यूटीज बनाई थी, और इसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश में उस समय नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, डिक्टेटरशिप चल रही थी, इंदिरा गांधी की राज चल रहा था, बिना किसी से पूछे अपनी मर्जी से लगा दी उसने नेशनल इमरजेंसी। ओके, और जो जो दिल में आया किया, जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई, चल अंदर, बंदे गायब कर दिए। क्लियर। उस टाइम पर उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई चेंजेस किए जो इंदिरा गांधी को फायदा पहुंचाने वाले थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पर देश की जनता बेवकूफ नहीं है। अगले इलेक्शंस में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हारी, उसकी जमानत जब्त हो गई, 1/6 वोट्स भी नहीं मिली इंदिरा गांधी को, और नई पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। कौन प्राइम मिनिस्टर बना? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने 43rd अमेंडमेंट की 1977 में, 44th अमेंडमेंट की 1978 में, और जो कुछ था 1976 का उस पर कांटा मार दिया। जो जो चेंजेस लेके आई थी इंदिरा गांधी, सब कैंसल कैंसल कैंसल, पर फंडामेंटल ड्यूटीज पर कांटा नहीं मारा। हालांकि इंदिरा गांधी हर काम पे कांटा मारा, इस पे नहीं मारा। क्यों? इससे पता चलता है कि इसकी डिजायरेबिलिटी है, इसकी जरूरत थी, अच्छा काम हुआ है। 76 में हर चीज बुरी तो नहीं हुई है, ये अच्छा भी हुआ, इसलिए जिंदा रखा। और संविधान में इसको और मजबूती मिली जब इसमें नई फंड ड्यूटी 86th अमेंडमेंट में ऐड की गई। इसका मतलब आज भी हम फंड ड्यूटीज के चैप्टर को बिल्कुल सही मानते हैं, और राजनीति से प्रेरित इसको हम आज भी नहीं मानते हैं। फिर क्या फायदा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सबसे पहला, ये लोगों को रिमाइंडर देती है किस रास्ते चलना है, उन्हें कॉन्शियस बनाती है, उनको ड्यूटीज के बारे में बताती है। इसको फॉलो फेलो सिटीजन्स, दे शुड देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन, बताओ क्या करना है। देन एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज के ऊपर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, इससे डिसिप्लिन आएगा, इससे कमिटमेंट आएगा। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स। फिर कोर्ट्स को जज करने, डिक्लेयर करना क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशनली सही है नहीं है, ये हेल्प करता है। दूसरा, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ बनाकर इसको, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, hence the parliament can provide for the imposition of appropriate penalty. लॉ बनाकर इसको अप्लाई किया जा सकता है। वैसे फंड ड्यूटीज चाहे नॉन जस्टिसेबल है, पर लॉ बनाकर इनको इम्प्लीमेंट हमने किया है। क्लियर? ओके, तो ये आज हमने एनवायरमेंट की कुछ चीजें कर रही थे, साथ में इसको भी हमने स्टडी किया है, बाकी आप खुद घर से पढ़ेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं, आपकी अगली क्लास का समय हो रहा है। Any question if you want to ask, you can ask. कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूं। बाय बाय, सी यू।